हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोगों का जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या है, देखिए, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, जो हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा, ये इंटरमीडिएट 11th में कुछ चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, वही है, बस केवल समझना है दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, या क्या इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास होता है, दोनों बराबर कब होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इनर्शियल मास क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इनर्शियल मास, ये इनर्शियल मास जो होता है वो एराइज होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। यानी किसी बॉडी पर, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है, उसको मोशन में ले आने के लिए हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया यही होता है। जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी को, अगर रेस्ट पर ये बॉडी है, इसको हमें मोशन में लेकर के आना है, तो हमको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फोर्स इस पर किसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमें लगाना पड़ा, तब ये बॉडी मोशन में आएगी। अगर इससे थोड़ी सी बल्कियर यानी हैवी बॉडी ले ले कोई और, थोड़ी सी बड़ी, उसको मोशन में लेके आना है। सरफेस वही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस सरफेस पे ये दोनों बॉडी रखी गई हैं वो सेम है। सरफेस को हम लोग आइडियल सरफेस लेकर के चल रहे हैं। आइडियल सरफेस का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? आइडियल सरफेस का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है आपका, ये पूरी तरह से स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये बहुत स्मूथ या फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर इस तरह का सरफेस है तो हो क्या रहा है, इसको हमने अगर रखा है किसी बॉडी को इस सरफेस पर, तो उसको मोशन में अगर हम लेके आना चाह रहे हैं तो उस पर हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर इससे हैवियर बॉडी लेके आ रहे हैं तो उससे अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो फोर्स का अमाउंट है वो पहले वाले फोर्स से अधिक है। ठीक है, जब इस तरह की घटना देखी गई तो समझा गया कि किस तरीके से अब इस फोर्स को डिफाइन किया जाए। जो न्यूटन सेकंड लॉ शुरू हुआ, मास का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे हम लोग साइज इसका बॉडी का बिगर से बिगर लेके जा रहे हैं, उतना ही हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको मोशन में लेकर आने के लिए। ठीक है, तो एक डिफिनीशन जो आपकी है इसकी, वो क्या दी गई, जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है इसका, मान लिया गया कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, और इस पर हमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए। ठीक है, मान लेते कोई बॉडी है, इससे हैवियर ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी है। इन दोनों को हमें मोशन में लेकर आने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, और फोर्स को देखा गया कि अलग अलग ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स का अमाउंट जो है वो अधिक अलग अलग आ रहा है। यानी सेम अमाउंट का फोर्स लगाने पे उसमें जो मोशन हो रही है वो सेम नहीं है। ठीक है, यानी जो उसमें रिएक्शन हो रही है, जो एक्शन, फोर्स एक तरीके का एक्शन है, और ये जो बॉडी शो करेगी इस फोर्स को लगाने के बाद वो रिएक्शन होगी। जो रिएक्शन आ रही है उन दोनों की वो डिफरेंट है। तो क्या समझा गया, देखिए, एक कॉन्सेप्ट तब दिया गया मास का, यानी इस बॉडी के इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है कुछ एक ऐसी है। देखिए, इनर्शियल मास क्या है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये बॉडी टू बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होगी। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी
बाई वर्च्यू ऑफ विच, देखिए द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स mass, by virtue of its mass which represent the inertia of body is called inertial mass. ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर दे रहे हैं, द बाई वर्च्यू ऑफ विच इट रिप्रेजेंट ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई इनर्शियल मास की। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिप्रेजेंट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शियल मास। यानी कि बॉडी की इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ये होता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में उसी स्टेट में बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। पर ये जरूरी नहीं है कि कोई भी अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाएं तो ये बॉडी मोशन में आ जाए या इसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें डिफरेंट अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो फोर्स डिपेंड कर रहा है बॉडी के साइज शेप पर, इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसके अंदर की जो अंदर की प्रॉपर्टी है, ये कितना बड़ा छोटा है, या इसके जो सरफेस है बॉडी का, ये खुरदुरा है कि स्मूथ है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है इस बॉडी को मोशन में लेकर आने के लिए या इसके बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर ये बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मल कोई साइकिल अगर मोशन में है उसको रोकने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा उससे अधिक फोर्स आपको कोई बाइक वगैरह हो गई, बस वगैरह हो गई, अगर मोशन में है, स्पीड दोनों की सेम वही है, भले से स्पीड उसकी, मान ले कोई बाइक है जो आपकी v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और एक साइकिल है वो भी v वेलोसिटी से चल रही है। अगर इसको हमें स्टॉप करना हुआ तो जो फोर्स इसको स्टॉपिंग फोर्स लग रहा है इसको रोकने में, देखा गया कि दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स नहीं बल्कि डिफरेंट अमाउंट का फोर्स लग रहा है। यानी कि इसके जो इनर्शिया है इस बॉडी का वो अधिक है, इसका कम है। उस इनर्शिया को मेजरमेंट करने के लिए हमने एक नाम दिया है इनर्शियल मास का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उस इनर्शिया को मेजरमेंट करने के लिए एक नाम दिया गया इनर्शियल मास का। यानी किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स डिपेंड कर रहा है उस बॉडी के इनर्शियल मास पर। इसको कैसे निकालते हैं, देखो मान लेते हैं दो बॉडी है, यही थी दो बॉडी जिसका एक का मास m है, दूसरे का मास कैपिटल M है। ठीक है, या m डैश ले लीजिए, दो बॉडी है, एक बॉडी इसका मास स्मॉल m है, दूसरे का m डैश कैपिटल M डैश। तो इस बॉडी को अगर हमें इसकी रेस्ट में दोनों बॉडी रखी गई हैं, अगर इसको हमें मोशन में लेके आना है, चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m and m dash which is situated
आर held into a smooth frictionless horizontal सरफेस। ठीक है, फिगर आप बनाइए, देखिए क्या होगा। एक कोई सरफेस ले लीजिए, इस पर एक बॉडी रखी गई है जिसका मास कुछ डिफरेंट होगा, यानी इनर्शिया इसका अलग है। अभी मास की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वही डिफाइन करना हमें। ठीक है, ये होगी सेकंड बॉडी। तो अगर इसका मास हम लोग मान लेते हैं m है, यानी इसकी इनर्शिया का मेजरमेंट m से हो रहा है, इसकी इनर्शिया का मेजरमेंट m डैश से हो रहा है। ठीक है, देखिए तो इस दोनों बॉडीज को अगर हमें मोशन में लेकर के आना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए दोनों बॉडीज को अगर मोशन में लेके आना है, मान लेते हैं इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं F, और इस पर भी उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं F डैश। लेकिन देख क्या रहे हैं हम लोग, इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो a है और इस बॉडी का एक्सीलरेशन a डैश है। ठीक है, वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ यहाँ लिखिए, नाउ इफ वी अप्लाई द फोर्स F and F dash on the body of mass m and m dash respectively, we observe that the acceleration of the body is small a and a dash। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ध्यान दीजिएगा। एक को हम डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग, नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स F है वो किसके इक्वल में होगा। देखिए जितने अमाउंट का हमने फोर्स F लगाया था इस मास m वाली बॉडी पर, उसका अमाउंट कितना होगा। देखो उसका अमाउंट होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। इसी तरह से जो सेकंड बॉडी है उस पर जो फोर्स लगाया F डैश वो कितने के बराबर होगा, मास उसका और उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन, इसके बराबर इस तरह से आएगा। ये चीज जो फोर्स है आपका उसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगी सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं हमें क्या निकालना था, इनर्शियल मास, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये चीज हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं दोनों पर हमने सेम अमाउंट का फोर्स लगाया। ठीक है, नाउ let us consider force F is equal to force F dash। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सेकंड बॉडी एंड इट्स एक्सीलरेशन। ये अमाउंट भी सेम आएगा। ठीक है, देखिए ये अमाउंट अगर सेम आ गया तो रेशियो निकालिए, m बाई m डैश किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के रेशियो के, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब होगा क्या, यहां पर हमें
इस जो सेकंड बॉडी है उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर एक होता है, उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो मान लेते हैं इस सेकंड बॉडी का हमें स्टैंडर्ड मास हमें पता है, ठीक है। नाउ let us consider the mass of the body which is m dash is known and इक्वल टू कैपिटल M, यानी स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड मास की हमने बॉडी लेके रखी है जिसका मास हमें पता है, ठीक है। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी मदद से एक बॉडी का मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, मान लेते हैं इतना है, कैपिटल M है। इसी की मदद से, इसकी हेल्प से हम लोग सेकंड बॉडी का मास कितना होगा ये निकाल सकते हैं। कैसे? इस फार्मूले से, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल टू, देखिए एसिलरेशन जो है वो तो मेजरमेंट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर एसिलरेशन का रेशियो हमें पता चल गया और इस बॉडी का मास, हमें एक बॉडी का मास पता है, तो दूसरी बॉडी का मास हमें मिल जाएगा। तो ये तरीका क्या हुआ, देखो तरीका ये हुआ कि दो बॉडी हम ले लें, दो बॉडी ले लें और दोनों बॉडीज को एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पर हम लोग फिक्स रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और दोनों पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाते हैं और दोनों के एसिलरेशन मेजरमेंट कर लेते हैं। एक बॉडी है जो m डैश मास की है, इसका जो स्टैंडर्ड मास हमें पता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर या किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोगों ने इसका जो मास है वो स्टैंडर्ड मास जो आएगा इसका वो हम पता कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमें पता है, तो दूसरी बॉडी या इस तरह की जितनी भी बॉडीज होंगी उनके मास क्या आएंगे इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो ये फार्मूला इस तरह से हम लोग का जो डिराइव होकर के आया, दोनों के एसिलरेशन हमें पता हो सकते हैं, उनके रेशियो निकाल लेंगे और जो दूसरी बॉडी उसका हमें स्टैंडर्ड मास पता है तो वो वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे, तो फर्स्ट बॉडी जो है उसका इनर्शियल मास क्या होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर आपसे पूछता है व्हाट इज इनर्शियल मास, तो ये डिफिनीशन जो आपकी है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इच इट रिप्रेजेंट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शियल मास, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी इनहेरेंट है, यानी बॉडी के आउटसाइडर में नहीं, अंदर की प्रॉपर्टी है ये उसकी, ठीक है, जिसकी मदद से ये बॉडी का इनर्शिया रिप्रेजेंट होता है। यानी इस बॉडी का इनर्शिया का मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट से उस स्टेट को हमें चेंज करने के लिए जो एक्शन लगाना पड़ेगा उसका अमाउंट अलग अलग होगा, वो होता है इनर्शिया। अलग अलग इनर्शिया वाली बॉडी के लिए अलग अलग आता है, ठीक है, वो वैल्यू फिक्स नहीं होगी। भले ही बॉडी एक ही मटेरियल की बनी हो पर उसका अगर शेप और साइज डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग इनर्शिया दिखेगा उसी बॉडी का, उसी मटेरियल की बॉडी का, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, देखिए ये इनर्शियल मास हो गया। अब आता है आपका ग्रेविटेशनल मास। देखिए ग्रेविटेशनल मास क्या है, ग्रेविटेशनल मास ये भी कुछ उसी तरीके से निकाला जाता है, बस यहाँ ध्यान रखा जाता है जो फर्स्ट केस में हम लोग ग्रेविटी का इंपैक्ट है उसको जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी कोई बॉडी है जिसपे ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं है। जब हम लोग ग्रेविटी की डायरेक्शन में मोशन लेते हैं तो ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है, यानी अप और डाउन या उससे किसी एंगल पर। जब इसको इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल मान के रखा है, ध्यान रखिएगा, ये जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब इस पे जो होने वाला मोशन होगा, जो एसिलरेशन इस पे जो एक्ट करेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, आप जो ग्रेविटी है आपकी उससे 90 डिग्री एंगल पर होगा। यानी इस ग्रेविटी का इंपैक्ट इस मोशन पर नहीं दिखेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन पर ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन का इंपैक्ट जो है वो केवल अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन या कोई एंगल होगा उस पर एक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, ठीक है, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इससे किसी एंगल पर अगर हम लोग लेंगे तभी इसका आएगा। अगर बोल 90 डिग्री पर वैल्यू ले लें, कोई वैल्यू 90 डिग्री पर ले लें या कोई मोशन 90 डिग्री पर हो रहा है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो देखिए उसका जो प्रोजेक्शन होगा
ग्रेविटी की डायरेक्शन में वो क्या आएगा, देखिए मान लेते हैं ये देखिए आपकी ग्रेविटेशनल डायरेक्शन जी है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मान लो दिखा दो, अपोजिट डायरेक्शन में जी है लग रहा है। अगर कोई बॉडी है वो ए एक्सीलरेशन से, बॉडी है मास m का, ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, और जो आपका बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है, तो देखो ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो इस एक्सीलरेशन को इफेक्ट ये एक्सीलरेशन करेगा कि नहीं करेगा, इस पर डिपेंडेंसी होगी कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस एक्सीलरेशन का या इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का अगर पार्ट देखा जाए, प्रोजेक्शन देखा जाए इस वेक्टर ए पर या इस एक्सीलरेशन पर, वो कितना आएगा। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ये होगा वेक्टर जी डॉट ए कैप, ठीक है, ये एक्सीलरेशन का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी का ए कैप या नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर में डिफाइन किया जाता है, ये आपको 12th में ही पढ़ाया गया होगा या 11th में ही, कि प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर भी वेक्टर की प्रॉपर्टीज में है, हमने बताया था, शायद फर्स्ट लेक्चर में जरूर बताया प्रोजेक्शन के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोजेक्शन डिफाइन करता है। तो ये अगर डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, देखो कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ए कैप यूनिट वेक्टर है इनटू एंगल बिटवीन देम cos 90 डिग्री, और ध्यान दो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगा 0, यानी इस ग्रेविटेशनल जी का, इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी का जो प्रोजेक्शन है या जो इंपैक्ट है इस एक्सीलरेशन वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वो कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी ये इसको इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये जो मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। जो टोटल इंपैक्ट है वो इस एक्सीलरेशन का और इसके इनर्शिया का है, ठीक है, इसीलिए इसमें ग्रेविटेशनल की बात नहीं करते हैं। और यही मोशन, यही कारण है कि इसका मोशन हमने प्योरली हॉरिजॉन्टल स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस को लेकर के किया हुआ, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। ग्रेविटेशनल मास ये डिफाइन होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लेते हैं कोई बॉडी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मली हम लोग अर्थ सरफेस पर हैं तो अर्थ के बारे में ही लेके चलेंगे। नीचे मान लेते हैं अर्थ है हमारी, ठीक है, ये बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, ये फ्री मोशन कर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो होगा क्या, देखो अगर ये फ्री मोशन कर रही है, फ्रीली मूव कर रही है, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। वो फोर्स कैसे डिफाइन होगा, वो फोर्स न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपका दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं अर्थ का मास जो हो कैपिटल एम है, तो वो फोर्स डिफाइन होगा कैपिटल एफ वेक्टर एफ इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कुछ इस तरह से इस बॉडी पर फोर्स लगेगा। दो बॉडीज अगर स्पेस में रखी हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स से डिफाइन होगा, जो दो बॉडीज के बीच में लगता है अट्रैक्शन। ये सब ऑलवेज इसकी जो नेचर होगी वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, यानी दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगी, ठीक है। इस टाइप के नेचर का ये जो फोर्स है, ये आपका वेक्टर एफ जो है ये इस तरह से डिफाइन होगा। अब अगर इस तरह से वेक्टर एफ डिफाइन है, इसी तरह से मान लेते हैं दो बॉडी ले लेते हैं हम लोग अलग अलग मासेस की, एक एम है दूसरा मान लेते हैं एम डैश है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस जो है उतनी ही डिस्टेंस पर ये भी है अर्थ से, ठीक है, अर्थ से उतनी ही डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस जो हमारी आर है, ध्यान दीजिएगा ये अर्थ के सेंटर से होगी, जो हमने इसको लेके रखा आर को, ये अर्थ के सेंटर से है, ठीक है, ये बनाया हमने सरफेस से है, पर ये डिस्टेंस जो आपकी है वो अर्थ सरफेस से है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, सरफेस से नहीं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं अर्थ के सेंटर से ही होगी, कुछ ना कुछ जो भी होगी। थोड़ा सा ठीक तरीके से बना ले।
सेंटर है मान लेते हैं अर्थ का ये, और इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। तो दो बॉडीज आपकी एम और एम डैश की हैं, दोनों क्या हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो इन पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अमाउंट जो होगा वो भी जो आएगा, देखो क्या क्या अमाउंट आएगा, जी एम एम डैश बाई आर स्क्वायर। इस अमाउंट का फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ये फोर्स डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका मास अगर डिफरेंट है, इस बॉडी का एम डैश है, तो ये फोर्स का अमाउंट जो आया हुआ है ये भी डिफरेंट होगा। इसका अगर हम लोग रेशियो ले लेते हैं, देखो वो क्या आएगा, एम बाई एम डैश आएगा। सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सबकी सब सेम है। इनका रेशियो जो आएगा एम बाई एम डैश आएगा, ठीक है। तो यहां से ग्रेविटेशनल मास का जो आता है कॉन्सेप्ट, देखिए वो क्या आता है, द मास ऑफ ए बॉडी, अगर इसकी डिफिनीशन लिखी जाए, द मास ऑफ ए बॉडी, एक प्रॉपर वे में लिखना है इसलिए ठीक तरीके से हम लोग बुक से लिख रहे हैं देख करके, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, नहीं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आनी चाहिए कि होता क्या है। इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल force of attraction, the mass of the body measured in terms of the gravitational force of attraction on it due to another body, जो अनदर बॉडी है वो क्या है, यूजुअली क्या है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, क्योंकि अर्थ सरफेस पर हम लोग हैं तो सारी फिनोमिना हम लोग यहीं से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेस में डिफरेंट सरफेस पर या डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो इनर्शियल मास है वो तो सेम रहता है, ध्यान दीजिएगा, इनर्शियल मास किसी बॉडी का वो नहीं बदलता, पर ग्रेविटेशनल मास है वो उसका अमाउंट जो है वो बदलने लगता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा ये बात। यूजुअली द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। देखिए ये डिफिनीशन आपकी हो गई। डिफिनीशन क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत कठिन नहीं है। The mass of a body measured in terms of the gravitational force of attraction on it due to another body, usually the earth, is called gravitational mass। और inertial mass की definition देखो क्या थी, the inherent property of the body by virtue of which it represents the inertia of the body is called inertial mass, ठीक है। ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग इनर्शिया का मेजरमेंट करते हैं। तो ये डिफिनीशन जो है एब्सोल्यूट डिफिनीशन में आती है, और ये डिफिनीशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास जो है वो एब्सोल्यूट मास नहीं होता, ये डिपेंड करेगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ये अलग अलग हो सकता है। तो दो तरह के मासेस आपके होंगे, एक ग्रेविटेशनल एक इनर्शियल। इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखो इसको मेजरमेंट करने का तरीका वही है, जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वही तो इसका वेट होता है। ध्यान दीजिए, किसी बॉडी का वेट कैसे डिफाइन होगा, उस बॉडी का वेट इसी तरह से डिफाइन होगा, जो अमाउंट, जितने अमाउंट का फोर्स कोई बॉडी पर अर्थ जितने अमाउंट का फोर्स लगाती है वही उस बॉडी का वेट होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, वेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, W बाई डब्ल्यू डैश इक्वल टू M बाई M डैश, यानी इनके वेट का रेशियो मासेस के रेशियो के इक्वल में आएगा। अगर एक बॉडी को स्टैंडर्ड वेट लेके चले हम लोग, मान लेते हैं M डैश है जिसको हम स्टैंडर्ड मास कैपिटल M, इसका मास हमें पता है, मान लेते हैं ग्रेविटेशनल मास, तो सेकंड बॉडी का जो हमें वैल्यू मास की पता चल जाएगी, कैसे पता चल जाएगी, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू डब्ल्यू डैश, ठीक है। क्योंकि वेट का हमें पता है दोनों का,
ध्यान दो, थोड़ी सी गड़बड़ हुई। वेट हम लोगों का दोनों को पता है, उसका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, उसका रेशियो वेट का हम लोग निकाल लेंगे। और अगर एक बॉडी का हमें स्टैंडर्ड मास पता है, ग्रेविटेशनल स्टैंडर्ड मास, तो यहाँ पर वो वैल्यू रखने पर सेकंड बॉडी का कितना मास आएगा वो हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका ग्रेविटेशनल मास कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल मास जो है कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में लिखना हुआ कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, यह डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन लिखने के बाद क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ mass m and m dash is free fall freely, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं, m and m dash are freely falling under the attraction of gravitational field of the earth, which has mass capital M, ठीक है। The distances of the bodies small m and m dash is small r from the center of the earth, ठीक है। ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीज हम लोग देखेंगे, फोर्स बिटवीन द बॉडीज, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फिगर भी आप बना सकते हैं, फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड बॉडीज विल बी, देखो, अर्थ और उन दोनों बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, इस तरह से होगा। इसका रेशियो कुछ ये आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो स्टैंडर्ड मास है m डैश है, ठीक है। तो हमें अगर किसी बॉडी का मास पता करना होगा, ग्रेविटेशनल मास, कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से। ये फार्मूला, पहले वाले को कुछ नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 दे लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो बॉडीज के इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास इक्वेशन 1 और 2 की मदद से निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए, अब मामला फंस गया कि कब ग्रेविटेशनल मास का इस्तेमाल करना है, कब इनर्शियल मास का। तो इनके बीच में हम लोग एक इक्वलिटी रिलेशन देखते हैं। कैसा रिलेशन देख रहे हैं, देखो,
इक्वलिटी देखो इनके बीच में, तो अर्थ सरफेस पर ये दोनों बॉडी जो हैं, ये दोनों मासेस को हम लोग सेम लेकर के चलते हैं, चाहे इनर्शियल मास की बात करें या ग्रेविटेशनल मास की बात करें। तो नॉर्मली ज़रूरत तो ग्रेविटेशनल मास की पड़ती है, क्योंकि सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो वेट मेजर करके हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, उसके मास के बारे में। तो ज़्यादातर जो ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल मास की है, पर कई केसेस में इनर्शियल मास की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इक्वलिटी कब होगी इन दोनों के बीच में, ये समझ लेते हैं। देखिए, इक्वलिटी कैसे लेंगे, इक्वलिटी का केस हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो सेम वही अमाउंट का लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो पिछले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही फोर्स इनर्शियल फोर्स के इक्वल में भी हो सकता है, ठीक है। कोई बॉडी अगर r डिस्टेंस पर अर्थ से रखी हुई है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। जो अमाउंट फोर्स लगेगा इस पर, उसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो, इसी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं इसका इनर्शियल मास, लेट अस कंसीडर, यहां पे लिखिए, let us consider a body which has inertial mass mi and gravitational mass mg, ठीक है। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका इनर्शियल मास mi है और ग्रेविटेशनल मास इसका mg है, ठीक है। नाउ if the body is in motion under the gravitational acceleration small g, then the forces acting on it, देखिए, अगर ये बॉडी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंडर में मोशन में है तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, एक फोर्स तो लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ से वो एम इंटू जी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये इसमें कि कौन सा मास इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इनर्शियल, ठीक है, क्योंकि जी एक्सीलरेशन से कोई एम मास की बॉडी मोशन में है तो उस पर लगने वाला फोर्स एम इंटू जी होगा। यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन है, मान लेते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन जी है, ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा एम आई इंटू जी होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर, इसी बॉडी पर, वो कितने अमाउंट का लगेगा, देखो, जी एम जी बाई आर स्क्वायर, कुछ इतने अमाउंट का इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और हम लोग जान रहे हैं कि कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है, आर डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं अर्थ से, तो ये दोनों जो फोर्सेस होंगे उस पर जो एक्ट करेंगे, इसका अमाउंट तो इक्वल होगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो, ये इनर्शियल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अमाउंट होगा दोनों का वो इक्वल आएगा। मान लेते हैं इसको कैपिटल जी। हियर Fi इक्वल टू दिस, तो mi इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, जी एम जी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखिए, mi इक्वल टू एम जी इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जो ये वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर की है,
एम आई इंटू कैपिटल जी स्मॉल जी इक्वल, ठीक है। देखिए ये वैल्यू एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अर्थ का मास भी फिक्स है और डिस्टेंस जो होगी वो भी मान लेते हैं फिक्स है, किसी आर डिस्टेंस पर हम लोग इसकी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी स्मॉल जी, वो क्या होगा देखो। इस बॉडी पर जो एक्सीलरेशन एक्ट करेगा स्मॉल जी, अगर हम लोग उसका अमाउंट देखें, देखो कितना आता है अमाउंट इसका। इसका जो अमाउंट आएगा जी का जो अमाउंट आता है, देखो स्मॉल जी का अमाउंट होता है जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस अराउंड में हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का अमाउंट होता है। और आर जो डिस्टेंस है वो अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी मास एम की, ये सेंटर से है, सेंटर से लेके सरफेस की डिस्टेंस होती है वो आर होती है, कैपिटल आर मान लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये जो डिस्टेंस हमारी है इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, नियर द अर्थ सरफेस लेके चलेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस को बहुत फार अवे लेके नहीं जाएंगे, इसको नियर द अर्थ सरफेस हम लोग समझेंगे, कंसीडर करेंगे। नियर द अर्थ सरफेस अगर हम लोग इसको लेके चल रहे हैं तो होगा क्या, ये आर और स्मॉल आर ये जो वैल्यू है इसमें बहुत डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है, ये लगभग बराबर होंगे। ऐसा अगर हम लोग केस लेकर के चलेंगे यहाँ पे तो ये अमाउंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो पता चलेगा हमें एक्सीलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से, और ये मास जो है ये आपस में किस तरह से इक्वल है, ठीक है। तो इक्वलिटी कब होगी इन दोनों के बीच में, इक्वलिटी तभी आएगी जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर एक्शन में होगी, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर कोई बॉडी अगर मोशन कर रही होगी या कोई भी एक्शन शो करेगी तो इन दोनों के बीच में इक्वलिटी हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास के बीच में। अधिकतर जो यहाँ पे जो अर्थ सरफेस पे हमारी जो चर्चा होगी ग्रेविटेशनल मास की होगी, जो भी वैल्यू अमाउंट कैलकुलेट होता है ग्रेविटेशनल मास के अकॉर्डिंग ही होता है। पर इनर्शियल मास, इसको एब्सोल्यूट मास हम लोग कहते हैं, ये वैल्यू इनर्शियल मास की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट टू पॉइंट या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। पर अर्थ सरफेस पर हम लोग दोनों मासेस को सेम अमाउंट का लेकर के चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बात। तो यहां से अगर और थोड़ा आगे प्रोसीड करना चाहें हम लोग, एम आई ये एम जी के बराबर होगा, कब होगा, व्हेन बॉडी ऑफ मास m is in motion under the gravitational field, ठीक है। अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर मोशन कर रही है तो जो ये अमाउंट है इसका मासेस का वो सेम लगभग आता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। या इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी बनी रहेगी, ये प्रोपोर्शनलिटी या सिंपल यहाँ पे देखो इसी को जो ये अमाउंट आया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको रेशियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो तो आसान होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे में हमेशा इक्वलिटी नहीं आती है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग रेशियो ले लेते हैं, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा इसके, देखो जी एम बाई आर स्क्वायर जी, ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्रोपोर्शनलिटी कुछ इस तरह से जो आई हुई है यहाँ पर देखो ये क्या बता रही है, ये वैल्यू जो होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी अगर नियर अर्थ सरफेस की बात करेंगे। एक काम करो थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई कर दें इसको तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक प्रॉपर वे में नहीं दिखेगा।
नाउ मान लेते हैं ये इक्वेशन आपकी 3 है। नाउ इक्वेशन 3 विल बी, देखो इक्वेशन 3 से एम आई जो है वो क्या होगा, एम जी जी एम अपान आर स्क्वायर जी। ठीक है, हियर जो आर की वैल्यू है उसको हम लोग मान लेते हैं अर्थ की रेडियस के बराबर है, क्योंकि अर्थ सरफेस पर अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वी कंसीडरिंग मास m is near the earth surface। ठीक है, is held या is in motion, is in motion नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहां पे इस केस में जो कैपिटल आर होगा हियर, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां से एम आई जो आ जाएगा वैल्यू उसकी आ गई, देखो इनर्शियल मास एम आई एम जी के किस अमाउंट के बराबर आएगा, जी एम अपान आर स्क्वायर जी, सब वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। तो एम आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एम जी के। ठीक है, तो नियर द अर्थ सरफेस इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास जो होंगे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में आएंगे। ठीक है, इनर्शियल मास जो होगा वो ग्रेविटेशनल मास के प्रोपोर्शनल में लिखा जा सकता है। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरह का रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नियर द अर्थ सरफेस, ये रिलेशन कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन जब ये वैल्यू बदलेगी अलग अलग, ये डिस्टेंसेस थोड़ी सी अधिक होगी, तो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास जो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ से ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि नियर द अर्थ सरफेस के अराउंड में जो हम लोग वैल्यू लेकर के चलेंगे, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब अर्थ सरफेस से थोड़ी दूरी पर चले जाएंगे तो देखिए ये अमाउंट बदलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे ये आर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो ग्रेविटेशनल मास का जो अमाउंट है वो अलग होता चला जाएगा। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस हम लोग इसको इक्वेट करके चलते हैं, इक्वल लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक शुरू होता है वो प्रिंसिपल ऑफ यहां पे लिख भी सकते हैं, द इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस ऑफ द बॉडी हियर वी ऑब्जर्व दैट, हियर वी कंक्लूड दैट, लिखिए हियर वी कंक्लूड दैट द inertial and gravitational masses of the bodies are proportional to each other। अधिकतर इसकी डिफिनीशन ही पूछता है, पर ये जानते रहिएगा कब ये आपस में बराबर होते हैं। इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी है वो यहां से निकल के आ गई है। ठीक है, ये हम लोग कंक्लूजन यहां से देख सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इक्वलिटी के बारे में जो चर्चा हो रही थी, कब ये बॉडी जो हैं दोनों एक दूसरे में
इक्वल में आएंगी, ये बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये बात नियर द अर्थ सरफेस हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमेशा ये कंडीशन नियर द अर्थ सरफेस, ये कंक्लूजन निकल के आया। अधिकतर आपसे पूछेगा ग्रेविटेशनल मास या इनर्शियल मास होता क्या है, तो ये डिफिनीशन जो है वो ध्यान रखिएगा। निकालने का तरीका भी है, निकालने के तरीके में जो स्टैंडर्ड मास यूज हुआ है कैपिटल एम, इसके बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है या मास स्पेक्ट्रोमीटर एक होता है, उसके मदद से ये निकालते हैं, पर वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बस इतना जानिएगा, कोई स्टैंडर्ड मास की बॉडी है जिसका स्टैंडर्ड मास कैपिटल एम, इनर्शियल हमें पता है। इसी तरह से इस केस में भी ग्रेविटेशनल स्टैंडर्ड मास उसका हमें पता है, तो हम लोग रेशियो का अमाउंट इस्तेमाल करके किसी अनदर बॉडी का निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए, एक वैल्यू हम लोग पहले से किसी अदर तरीके से, बहुत ढेर सारे डिफरेंट मेथड्स होंगे, उस तरीके से हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अदर बॉडीज के ग्रेविटेशनल मास या इनर्शियल मास अगर हमें निकालना हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको। और बाकी जो ये चीज है इसकी डिफिनीशन, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन कभी कभी बार पूछ लेगा, व्हाट इज इनर्शियल मास एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास। इक्वलिटी कब इन दोनों के बीच में आती है, नियर द अर्थ सरफेस हम लोग इन दोनों को इक्वल लेकर के चलते हैं। जो ये रेशियो निकल के आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करने पर इन दोनों के बीच का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो क्या रहा है, ये रेशियो एम आई इक्वल टू एम जी बाई आर स्क्वायर जी एम आई आर स्क्वायर बाई जी। आर की वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से ले लें तो सारी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी। नियर द अर्थ सरफेस ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगी, तो वहां पे हम लोग देखेंगे एक फिक्स प्लेस पर एम आई और एम जी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। ठीक है, या अर्थ सरफेस के नियर जो है जी एम आई आर स्क्वायर, यही ग्रेविटी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है ये नियर द अर्थ सरफेस लिखी गई है, पर ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं कहाँ से निकल के आती है ये, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे बस इतनी ही बात रखते हैं, नियर द अर्थ सरफेस ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बाद में देखते हैं जी की वैल्यू इसी के बराबर आती तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नियर द अर्थ सरफेस जो इनर्शियल मास है वो ग्रेविटेशनल मास के बराबर होगा। अर्थ सरफेस के नियर आप देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है, अब आ जाता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या है। यानी कि अभी जो समस्या है वो पूरी तरह समझ नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जो पढ़ रहे थे वहां पर दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे थे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की थी वो चीज, वो सारा कुछ जो दिया गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में समस्या आ जा रही थी। देखिए दो तरह के फ्रेम थे हमने पढ़े थे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम कोई है मान लेते हैं हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है, और कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक इनर्शियल फ्रेम है, कोई एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है एस डैश। ठीक है, मान लेते हैं इसका। देखिए जो फोर्स इस अर्थ सरफेस पर किसी बॉडी पर लगेगा, मान लेते हैं कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है एम मास की, इस पर जो फोर्स लगेगा एम इंटू जी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, वही फोर्स अगर इस नॉन इनर्शियल बॉडी पर लगेगा तभी तो हम लोग आइडेंटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो इस बॉडी में होने, इस फ्रेम में होने वाली फिनोमिना डिफरेंट आएगी, इसमें डिफरेंट आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स का अमाउंट अलग अलग होगा तो एक्सीलरेशन वगैरह बदल जाएगा बॉडी का, तो दिक्कत आएगी, हम लोग उसको आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तब वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब इनर्शियल मास वगैरह भी डिफरेंट हो जाने लगेंगे अदर बॉडीज के। ठीक है, तो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहता है
देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखिए ध्यान से, तब हम लोग समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नॉन एक्सिलरेटिंग or inertial frame of reference in which there is a gravitational field, there is a gravitational field is physically equivalent to a reference frame accelerating uniformly देखिए accelerating uniformly with reference to the inertial frame but in which there is no gravitational field, there is no gravitational field, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, नॉन एक्सिलरेटिंग और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए कॉमा लगा दिए, इज फिजिकली इक्विवेलेंट टू अ रेफरेंस फ्रेम एक्सिलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद रेफरेंस टू द इनर्शियल फ्रेम बट इन विच देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यानी कि कोई मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम एस है जिसमें कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही है जी, कोई बॉडी अगर मास m डिस्टेंस पर है, यहाँ से r डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से, तो इस पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल g एक्ट करेगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी एक्ट कर रही है इस बॉडी पर, वो बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये बॉडी पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरी बॉडी हम मान लेते हैं, कोई इसी बॉडी को किसी दूसरे फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं जहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो वो बॉडी क्या होगी, इसी जगह पे सिचुएटेड रहेगी।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर ये इसी तरह सिचुएटेड रहेगी तो इन दोनों फ्रेम में जो फिनोमिना होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर इन दोनों फ्रेम की फिनोमिना सेम हमें दिखानी है, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो होता है वो दो फ्रेम को एकदम सेम कब कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग एकदम इक्वल या इक्वेट कंसीडर तब कर सकते हैं जब दोनों में होने वाली फिजिकल इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं वो सेम हो। तो इस बॉडी पर, मास m की बॉडी पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। तो इन्होंने बताया, आइंस्टीन ने ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टीन ने दिया है। वो क्या दिया देखो, उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कोई अनदर फ्रेम एस डैश है जो जी एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसमें भी जो रखी हुई बॉडी होगी स्मॉल मास m की वो उस पर भी एक डाउनवर्ड फोर्स ऑब्जर्व होगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे इसके सेंटर से हम लोग देख रहे हैं इस बॉडी पर, मास m की बॉडी पर एक g एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, यानी m इंटू जी फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, उसी तरह से यहां से जब देखेंगे तो इस मास m वाली बॉडी पर भी डाउनवर्ड फोर्स हमें ऑब्जर्व होगा। ठीक है, भले ही इसके पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो दो इनर्शियल फ्रेम को इक्विवेलेंट हम कब तब कह सकते हैं जब एक में ग्रेविटेशनल फील्ड हो और दूसरा उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग जितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है इस इनर्शियल फ्रेम का, उसी एक्सीलरेशन से ये बॉडी मोशन में होगी, तब इन दोनों फ्रेम को हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जो आइंस्टीन ने दिया हुआ है, यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इक्विवेलेंट कब कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं when non-accelerating or inertial frame of reference in which there is a gravitational field, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है is physically equivalent, ये फिजिकल तौर पर किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम के इक्विवेलेंट में होगी जो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है विद रेफरेंस टू द इनर्शियल फ्रेम, यानी इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अपवर्ड मोशन कर रहा है जी वेलोसिटी से, तो ये नॉन इनर्शियल होगा जी एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, इसमें होने वाली जो फिनोमिना या इवेंट होंगी वो इसके एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, फिजिकली इक्विवेलेंट होंगी। तो इन दोनों फ्रेम को फिजिकली इक्विवेलेंट हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखें इस फ्रेम में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जी है, इसमें नहीं है। ये दोनों इक्विवेलेंट तभी कहे जाएंगे जब ये जी एक्सीलरेशन से यूनिफॉर्म मोशन करेगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस टाइप के दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, यानी जो भी फिनोमिना, जो भी घटनाएं इस फ्रेम में होंगी एग्जैक्ट इस फ्रेम में वही फिनोमिना दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये आपका आइंस्टीन प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे आप लोगों का टॉपिक जो शुरू होगा वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में है। ये दो फिनोमिना जो समझनी थी आपको, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक एंड हो रहा है, इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग आधी यूनिट ये समाप्त हो गई है। एक यूनिट, पहली यूनिट जो आपकी बड़ी लंबी है। ठीक है, सारी चीज़ें तो नहीं पूछता पर कुछ चीज़ें हैं आपको जाननी जरूरी है, तो समझ में आनी चाहिए आपको, बस इतने ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। ओह, मुझे लग रहा है ये डिलीट हो गया क्या? ठीक है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा, आप पॉज करके इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ये हम लोग का लेक्चर आज यहीं पे एंड हो रहा है। आगे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।